गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका कल से स्टडी पॉइंट में। आज हम देख रहे हैं आय दृष्टि यूपी पीसीएस करंट अफेयर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और काफी सवाल इससे आते हैं। काफी लेंथी है इस बार और इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेजेस कवर करने होंगे इसकी के क्लास में। और देखते हैं राष्ट्रीय क्रम। राष्ट्रीय परिदृश्य की बात की जाए, सबसे पहले न्यूज आपको देखने के लिए मिलेगी, एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने। भारत के संदर्भ में समकालिक चुनाव यानी सिमुलेशनल इलेक्शंस से तात्पर्य लोकसभा, सभी राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ कराए जाने वाले चुनाव, यानी जो सारे इलेक्शन एक साथ कराए जाएं, इसे एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के रूप में जाना जाता है। देश में 1951-52 से 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन अधिकांशतः साथ साथ कराए गए थे और इसके पश्चात यह चक्र टूट गया और अब निर्वाचन लगभग प्रत्येक वर्ष और एक वर्ष के भीतर विभिन्न समय पर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बहुत अधिक व्यय तो होता ही है, साथ ही आदर्श आचार संहिता आदि के लंबे समय तक लागू रहने के कारण विकास कार्यों में दीर्घ अवधियों के लिए व्यवधान भी उत्पन्न होता है। भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में प्रत्येक वर्ष और बिना उपयुक्त समय के निर्वाचनों के चक्र का अंत किए जाने की सिफारिश करी थी। यह आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। भारत के विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में भी वन नेशन वन इलेक्शन को प्रस्तावित किया गया था। उसके साथ साथ 1951, 1952 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के जो निर्वाचन है अधिकांशतः एक समय ही किए जाते थे। अब कुछ तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। ये तो बैकग्राउंड है। देखिए, 18 सितंबर 2024, हाल ही में 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सीधा सीधा प्रश्न यहां से यह बनता है कि कब मंजूरी दी गई इस प्रस्ताव को? 18 सितंबर 2024। यह प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया था। ये समिति याद रखिएगा, समिति के अध्यक्ष थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे श्री रामनाथ कोविंद जी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है 14 मार्च 2024। देखिए, इस प्रस्ताव के अनुसार देश में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहला चरण जिसमें लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव आयोजित होंगे, और दूसरे चरण जो कि प्रथम चरण के 100 दिनों के अंदर करवाए जाएंगे, जिसमें स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित होंगे। ये बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना है आपको। आइए देखते हैं। समकालिक चुनाव के कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए संसद में 2 प्रकार के संशोधन भी किए गए हैं। देखिए, कल हमने देखा था पॉलिटी में संशोधन में साधारण बहुमत से विशेष बहुमत से, और विशेष बहुमत प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स का आपको स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो 2 प्रकार के संशोधन किए गए। एक संवैधानिक संशोधन विधेयक होगा और दूसरा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के कानून में परिणामी संशोधन होगा। साथ साथ निर्वाचन के पहले चरण की अभिप्राप्ति के लिए अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 82 का को अंतःस्थापित किए जाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तावित किया जाएगा। बिल्कुल समझ रहे होंगे आप ये बात। एक तो आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि और आर्टिकल 172 राज्य के विधानमंडलों की अवधि, इनमें चेंजेस करने के लिए और कुछ नए क्लॉज ऐड करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन को ताकि इंप्लीमेंट किया जा सके, एक आर्टिकल 82 का इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इस संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। ये जो वाला प्रावधान है, इसके लिए राज्यों का, यानी कि ये सीधा सीधा ये लिखा हुआ भी यहाँ पर, साधारण बहुमत से पास हो जाएगा। दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव होने के 100 दिनों के भीतर आयोजित होंगे। एक और संवैधानिक संशोधन विधेयक इसके लिए भी प्रस्तावित किया जाएगा। उपयुक्त संशोधनों के लिए अनुच्छेद 368 में दी गई संवैधानिक शर्त
संविधान संशोधन की 2 शर्तों को पूरा करना होगा। हमने कल देखा था, इसका भाग याद रखिएगा, भाग 20। सॉरी, देखिए पहली शर्त है, दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा की बात की जा रही है, कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा मतदान हो। जबकि दूसरी शर्त यह है कि प्रथम शर्त के अधीन रहते हुए, ये तो होनी ही चाहिए, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों के संशोधन के पक्ष में हो, यानी वो वोटिंग करते हैं, 2/3 मेंबर। दोनों सदनों में इस प्रकार से अगर जो पारित होगा, उसके बाद यह राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा, वो हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जो भी आप देख लेंगे, और अगर जो हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह विधेयक अधिनियम बन जाएगा। दूसरे चरण के प्रस्तावों यानी कि स्थानीय निकायों के चुनाव केंद्रों और राज्य के चुनाव के लिए 100 दिनों के अंदर कराए जाने के विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु भेजने से पूर्व आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन। देखिए विशेष बहुमत, तो यहां पर ये है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, ये जो पहली कैटेगरी है, 50% सदस्यों का समर्थन प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का जो है पक्ष में होना बहुत जरूरी है। और ये जो दूसरा है, जिसमें पंचायत और स्थानीय निकाय इन्वॉल्व हो रही है, जिस विधेयक से, जहां कानून में चेंज करने से स्थानीय निकाय और पंचायतों के चुनाव जो है प्रभावित हो रहे हैं, वो वाले बहुमत, आपको विशेष बहुमत तो ऑब्वियसली कैटेगराइज करना ही है, आपको फाइनलाइज करना ही है। उसके साथ साथ 50% जो स्टेट्स हैं, उनकी विधानसभाओं से भी आपको इसको पारित करवाना पड़ेगा। इसे कहते हैं विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन। ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट आएंगे आपके पास। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन उच्च स्तरीय समिति, जिनके अध्यक्ष हमने देखा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। ये एक एक पॉइंट इसका आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ते चलिएगा और बार बार देख सकते हैं आप वीडियो, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। 8 सदस्य थे इसमें। इसका गठन 2 सितंबर 2023 को से 14 मार्च 2024, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 14 मार्च को उन्होंने जो है रिपोर्ट अपनी सौंपी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी तो देख लिया है, अब आपको सदस्य देखने हैं, तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 8 सदस्य याद रखिएगा। देख लेते हैं। अमित शाह जी हैं, गुलाम नबी जी हैं, NK सिंह जी हैं, डॉक्टर सुभाष कश्यप जी हैं, हरीश साल्वे जी हैं, संजय कोठारी जी हैं और अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। सचिव के रूप में देखें तो नितिन चंद, सचिव भारत सरकार विधि एवं कार्य विभाग द्वारा रिपोर्ट मार्च 2024 में राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपी गई। आपको बस ये ध्यान रखना है, गठन हुआ था 2 सितंबर 2023 को और रिपोर्ट सौंपी है 14 मार्च 2024 को, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इससे अपनी सहमति दी है 18 सितंबर 2024 को। बाकी ये 100 दिनों का कॉन्सेप्ट आप इसमें याद रखिएगा अच्छे से। 100 डेज के अंदर अंदर स्थानीय निकाय हैं, वहां भी चुनाव हो जाएंगे, और लोकसभा और विधानसभाओं के लिए में जो पहले 2 मतलब वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए जो 2 प्रावधान है, बेसिकली ये पहला जो चरण है, इसके लिए एक अलग से संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाएगा और लाया जाएगा, और दूसरे वाले के लिए जो स्थानीय निकाय और पंचायत है, उनके लिए एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाएगा। जो पहला वाला है उसमें तो आपको सिर्फ विशेष बहुमत चाहिए, राज्यों से अनुमति नहीं चाहिए होगी उसमें संशोधन करने के लिए। जबकि जो दूसरा वाला है, इसमें विशेष बहुमत संसद के दोनों सदनों के साथ साथ आधे राज्यों के लिए भी जो है कंपल्सरी हो जाएगा, वहां से भी पास करवाना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये खबर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम आशा योजनाएं जारी रखने की मंजूरी दी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये योजना, आप जानते हैं प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, और ये काफी न्यूज में है, ये बजट में भी इसका जिक्र हुआ था। इसका इम्प्लीमेंटेशन वर्ष पूछ दिया जाए, क्या टारगेट है और कौन कौन लाभान्वित इससे लोग हैं, ये सारी चीजें इसमें आपसे पूछी जा सकती है। देखते हैं, वर्ष 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई व्यापक योजना, जिसको अम्ब्रेला स्कीम के नाम से जाना जाता है। अम्ब्रेला स्कीम वो स्कीम होती है जिसके अंदर बहुत सारी स्कीम कवर होती है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, शॉर्टकट इसका नेम है, या जो इसका प्रचलित नेम है वो है पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसको मंजूरी दी गई थी 2018 में।
बजट में भी केंद्रीय बजट 2018 में की गई घोषणा के अनुरूप इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य प्रदान करना था। स्पष्ट है कि यह योजना किसानों को उनकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने पर आधारित है। एमएसपी, अगर जो आप अच्छे से पढ़े हैं इकोनॉमी तो आप जानते हैं, अच्छा सेक्शन है एमएसपी और काफी बेनिफिट देता है डायरेक्टली किसान भाइयों को। 18 सितंबर तथ्य देख लेते हैं। 18 सितंबर को ही प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल जी ने पीएम आशा के अंतर्गत शामिल योजनाओं को जारी रखने की स्वीकृति दी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज। 1 सितंबर 2024 को, जस्ट अ सेकंड, तो हम बात कर रहे थे पीएम आशा के बारे में, जो कि केंद्रीय बजट 2018 में घोषित की गई थी और अम्ब्रेला स्कीम यह है। इसको भी जो है आगे जारी रखने की स्वीकृति दे दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। इस पर 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान 2025-26 तक लगभग 35,000 करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है। हटा दीजिए इसे। पीएम आशा के अंतर्गत अब निम्न घटक शामिल होंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। पीएम आशा के अंतर्गत शामिल कंपोनेंट्स हैं मूल्य समर्थन योजना, मूल्य स्थिरीकरण कोष, मूल्य घाटा भुगतान योजना, बाजार हस्तक्षेप योजना। देखिए इंग्लिश में भी देख लीजिएगा इस बार इसको। प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। ये चारों कंपोनेंट्स इस बार पीएम आशा के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। बाकी अभी जानते उद्देश्य उनको जो है उचित मूल्य, किसानों को जो है उनकी फसल का उचित मूल्य प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। देखिए ये केंद्रीय बजट 2024-25 में इसका जो है उल्लेख किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को आरंभ करने की घोषणा की थी। इसके तहत जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में सभी जनजातीय परिवारों का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें लगभग 63,000 गांव शामिल होंगे, जिससे लगभग 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जनजातीय बहुल गांव और एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट करते हुए जितने भी जनजातीय परिवार हैं उनको लाभ पहुंचाएंगे। लगभग 63,000 गांव को उसमें फायदा मिलने जा रहा है। फैक्ट देखते हैं, फैक्ट क्या है। देखिए 18 सितंबर 2024 को ही मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी है। इसके लिए 79,156 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें केंद्रीय हिस्सा जो है 56,000 होगा, 56,000 करोड़ और राज्यों का हिस्सा लगभग 22,000 करोड़ होगा। इस अभियान में 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय बहुल गांव, 549 जिले और 2740 ब्लॉक। देखिए फैक्ट पूछ रहे हैं तो इसीलिए आपको पढ़ने इंपॉर्टेंट है। ये 30 राज्य हैं टोटल, 30 जनजातीय राज्य जहां से कवर होने हैं, 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां से ये जनजातीय बहुल इलाके सेलेक्ट किए जाएंगे। ये टोटल 549 डिस्ट्रिक्ट है और 2740 ब्लॉक है। फैक्ट एक बार जरूर देख लीजिएगा। इस अभियान के अंतर्गत 25 कार्यक्रम शामिल हैं, जिन्हें 17 मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 1000 गृहवास होम स्टेज को बढ़ावा भी दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। वर्ष 2011, देखिए ध्यान रखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एसटीज शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या 10.45 करोड़ है, 10.45 करोड़, ध्यान रखिएगा। और 705 से अधिक जनजाति समुदाय हैं, 705 प्लस। नेक्स्ट देखते हैं बायोराइड योजना। बायोराइड योजना ये क्या है? बायोराइड ग्लोबल बायो इंडिया जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हितधारकों का एक विशाल अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। इस वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, देखिए इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल,
बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, पीएसयू है बेसिकली। पीएसयू का नाम क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण था, जो कि इतने से इतने डेट आयोजित किया गया नई दिल्ली में। देखिए, ग्लोबल बायो इंडिया 2024, ग्लोबल बायो इंडिया 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 4th सेशन था। डेट तो आप 12 से 14 सितंबर 2024 है, वैसे ध्यान रखना चाहे तो। चलिए, मंत्रिमंडल ने इस योजना को भी मंजूरी दे दी है, बायोराइड योजना को, और पूर्ण नाम हमने देख लिया था, बायोराइड। देखिए, बायोराइड का जो पूर्ण नाम है, बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायो, राइट, आर फॉर रिसर्च, आई फॉर इनोवेशन, डी फॉर ई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड डी फॉर डेवलपमेंट। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, बायोराइड योजना में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की 2 योजनाओं, जैसे जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एंड विकास, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास, INED का विलय किया जाएगा। आप बस इसका पूरा नाम ध्यान रखिएगा इसमें अभी तक के लिए, बायोराइड। साथ ही इस योजना में बायो मैन्युफैक्चरिंग एवं बायो फाउंड्री नामक एक नए घटकों को शामिल किया गया है। दोनों इस चीज को ध्यान रखिएगा, बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री, फाउंड्री है बायो फाउंड्री, ये ध्यान रखिएगा, नया शब्द है। बायो मैन्युफैक्चरिंग तो ऑब्वियसली हो गई, जब बायोराइड स्कीम है आप इतना सेंस लगा सकते हैं, बट बायो फाउंड्री आपको एक नया शब्द मिलेगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा। बायोराइड स्कीम में 2 नए घटक, 2 नए कंपोनेंट शामिल किए गए हैं, एक है बायो मैन्युफैक्चरिंग और एक है बायो फाउंड्री। इंटीग्रेटेड योजना है एक बायोराइड। इसके कार्यान्वयन में 15वें वित्त आयोग की अवधि 21-22 से 25-26 के दौरान काम किया जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देगी, ऑब्वियसली जैव उद्यमिता को बढ़ावा देगी, और मानव संसाधन को जो है विकसित करेगी, विकास। बायो E3, देखिए ये क्या है, बायो E3 नीति, इंपॉर्टेंट है ये। 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो E3 यानी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार, इसको जो है के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दी थी। बायो E3 में बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था हमने देखा, एनवायरमेंट, पर्यावरण, और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। नीति का उद्देश्य उच्च प्रदर्शन वाले जैव निर्माण, हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। वो प्लांट, वो संस्थान जो है जो मैन्युफैक्चरिंग करे, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, इकोनॉमी के फील्ड में, एनवायरमेंट में, और ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में। किन चीजों पर फोकस करता है? लगभग 6 चीजों पर फोकस करता है। जैव आधारित रसायन एवं एंजाइम, कार्यात्मक खाद्य एवं प्रोटीन, स्मार्ट प्रोटीन, फंक्शनल फूड एंड स्मार्ट प्रोटीन्स, सटीक बायोथेरेप्यूटिक्स, जलवायु लचीली कृषि, कार्बन कैप्चर इसका उपयोग, भविष्यवादी समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान। देखिए, ये तो समझ में आता है। इस नीति के तहत बायो विनिर्माण, बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो AI हब एवं बायो फाउंड्री की की स्थापना के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास एवं व्यवसायीकरण में तेजी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा जो हमने अभी देखी कि बायोराइड, जो बायोराइड नई योजना है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, पहली चीज। इसमें 2 नए कंपोनेंट शामिल किए गए हैं, एक बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री। और बायो E3 जो नीति है वो 24 अगस्त को जो है लागू हुई या मंजूरी मिली, और बायोराइड जो स्कीम है उसे 18 सितंबर हमने देखा है, हर जगह 18 सितंबर ही चल रहा है। उन्नत ग्राम अभियान, ये भी 18 सितंबर ही है। नेक्स्ट देखते हैं, नमो भारत रैपिड रेल, नमो भारत रैपिड रेल। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में भारतीय रेलवे ने भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड, देखिए भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड, ये याद रखिएगा, सेमी हाई स्पीड,
हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड हो जाएंगे आप। हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड है ये। वंदे भारत एक्सप्रेस नाम आप जानते हैं। 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज होते हुए वाराणसी के लिए चली थी और इसकी जो अधिकतम गति है वो 160 किलोमीटर। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, न्यू दिल्ली, फिर कानपुर, फिर प्रयागराज और फिर वाराणसी। न्यू दिल्ली बी हो गया ये, डी। न्यू दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी। पहली ट्रेन चल कब रही है? 2019 में। टू बी स्पेसिफिक 15 फरवरी 2019। स्पीड तो आपको पता ही है 160 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का मॉड्यूल कैसा है? ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। न्यू दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1 सितंबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री जी अश्वनी वैष्णव ने BEML लिमिटेड के बेंगलुरु रेल परिसर में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को रवाना किया था। इसे BEML लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। देखिए, क्वेश्चन सिर्फ ये बनेगा कि भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट कब रवाना हुई। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट जो है रवाना की गई 1 सितंबर 2024 को, अभी हाल ही में 1 सितंबर 2024 को। बाकी क्वेश्चन बनने के चांसेस इसमें कम ही हैं। जस्ट अ सेकेंड, कि ये किसकी है BEML, ध्यान रखिएगा वैसे, बट ये इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट 1 सितंबर 2024 को रवाना हुई। आगे देखते हैं तथ्य क्या है इसमें। 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। 16 सितंबर 2024 कुछ भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन गुजरात। इस ट्रेन का संचालन गुजरात में अहमदाबाद व भुज के मध्य किया जाएगा। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चलेगी किन कहां के बीच? ये अहमदाबाद से गुजरात में क्या है, ऑब्वियसली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन 16 सितंबर को, और अहमदाबाद से भुज के मध्य चलेगी। आधिकारिक रूप से इस ट्रेन का पुनर्नामांकरण नमो भारत रैपिड रेल के रूप में किया गया है। इसी का नाम रखा गया है नमो भारत रैपिड रेल। तो जो ये नमो भारत रैपिड रेल है ना, ये मेट्रो है बेसिकली, आप ये ऐसे ध्यान रखें। सीरीज चल रही है वंदे भारत ट्रेन की, अभी बहुत सारी चलेंगी। स्लीपर ट्रेन हमने देखा ऊपर, मेट्रो ट्रेन देखा, फिर जो मालगाड़ी होती है वो भी क्या पता चल जाए फ्यूचर में, ये चल रही है। तो इस तरीके से जो पूरा सेट सीरीज चल रही है, उसमें जो मेट्रो ट्रेन नई अभी लॉन्च की है 16 सितंबर को, उसका नाम रखा गया है नमो भारत रैपिड रेल। ध्यान रखिएगा, नमो भारत रैपिड रेल पारंपरिक मेट्रो प्रणालियों से काफी अलग होगी। ये शहरी मेट्रो ट्रेनें आमतौर पर एक शहर की सीमा के अंतर्गत ही संचालित होती है, जबकि नमो भारत रैपिड रेल को अंतर शहर कनेक्टिविटी, इंटरसिटी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। कह रहा है कि नॉर्मल जो मेट्रो ट्रेन है वो इंट्रा सिटी है, INTRA इंट्रा सिटी है, एक ही शहर के अंतर्गत, जबकि ये जो नमो भारत रैपिड रेल है ये इंटर सिटी है, एक शहर को दूसरे शहर से। यह ट्रेन शहरी केंद्रों को आसपास रखने में वृद्धि करेगी। आप इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, मैंने आपको बता दिया। 16 सितंबर 2024 भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन गुजरात में अहमदाबाद से भुज के मध्य चलेगी और इंटर शहर कनेक्टिविटी की रेल है। इसके अलावा भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ये 1 सितंबर 2024 को जो है रवाना की गई, और इससे पहला वाला हमने पार्ट देखा है नमो रैपिड रेल, जो भारत की वंदे भारत रेल है। 15 फरवरी 2019 को जो है न्यू दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी के मध्य चलाई गई। 160 किलोमीटर स्पीड है और सेमी हाई स्पीड इसकी कैटेगरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मिशन मौसम। देखिए इंपॉर्टेंट है मिशन मौसम, न्यूज में था काफी। मिशन मौसम
11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को स्वीकृति प्रदान करी। 2 वर्षों के लिए इस मिशन हेतु 2000 करोड़ रुपए स्वीकृति कब मिली, आप ये देख लीजिए। मिशन मौसम 11 सितंबर 2024। इस मिशन का उद्देश्य है हर मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना। ठीक है, अब मौसम है ऑब्वियसली, तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तो इन्वॉल्व होंगे। इनके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है। निम्नलिखित 3 संस्थानों को इस मिशन में कार्यान्वयन की भूमिका अदा करनी पड़ेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, ध्यान रखिएगा भारतीय, ये क्वेश्चन बन चुका है, भारतीय उष्ण देशीय से याद रखिएगा, मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, और तीसरा है राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा। राष्ट्रीय मध्यम अवधि से याद रखिएगा बस, नोएडा में मौसम पूर्वानुमान केंद्र NCMRWF, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, नोएडा। ये 3 बॉडीज की इंप्लीमेंटिंग बॉडी होंगी। मिशन मौसम की परिकल्पना एक मल्टी डायमेंशनल और परिवर्तनकारी पहल के रूप में की गई है, बहुआयामी है और परिवर्तनकारी पहल है जो भारत के मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान अनुसंधान की आपूर्ति करेंगे। बेसिकली मिशन मौसम उच्च परिशुद्धता हाई प्रिसीजन के साथ मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए एक मानक न्यू बेंचमार्क के रूप में काम करेगा। इसके लिए मिशन के साथ उन्नत अवलोकन प्रणालियां, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, AI, इन सब की मदद ली जाएगी। इस मिशन के अंतर्गत उन्नत सेंसर वगैरह यूज किए जाएंगे। यह मौसम की चरम घटनाओं, एक्सट्रीम वेदर को भी कैलकुलेट कर सकेगा। ठीक है, हेल्प करेगा ऑब्वियसली। मिशन मौसम याद रखिएगा 11 सितंबर 2024, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इन्वॉल्व है। ये 3 बॉडीज इन्वॉल्व है जो इम्प्लीमेंट करेंगी। उष्ण देशीय संस्थान पुणे में है और मध्यम अवधि मौसम से संबंधित संस्थान नोएडा में। चलिए, अब ये हर बार आता है ये रैंकिंग, तो देख लेंगे इस रैंकिंग को। ये बेसिकली फैक्ट है, अभी आप इसको देख लें, कहीं नोट कर लें और एग्जाम से 1 हफ्ता पहले से आप इनको रटना शुरू कर दें। वर्ष 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, देखिए बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बार आ चुका है ये। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत 2019 में स्वच्छ वायु, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तो आप जानते ही हैं, अगले 5 वर्षों में यानी 2024 तक, ये उद्देश्य था 2024 तक, 2019 से 2024 तक PM पर्टिकुलेट मैटर यानी 10 PM10 और PM 2.5 के स्तर में 20 से 30% तक की कटौती करना। ये भी कई बार बन चुका है क्वेश्चन। 20 से 30, हाँ 30 से 40 लिखा हो सकता है पेपर में, देखिए फंसते कहां पर है, या 25 से 35 लिखा होगा तो आप जल्दीबाजी में गलत कर जाएंगे। टू बी स्पेसिफिक 20 से 30% तक की कमी करना, याद रखिएगा। वायु गुणवत्ता सुधार हेतु 130 शहरों को इसमें लक्षित किया गया है। बेसिकली देखिए सीधा श्रेणी देखते हैं जो पूछता है। 3 शहरों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देखिए श्रेणी 1 में 47 शहर हैं, 43 शहर है, ये नहीं, ये हटा दें आप। जनसंख्या याद रखिएगा, देखिए श्रेणी 1 में वो शहर हैं जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं। श्रेणी 2 में वो शहर हैं जो 3 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले हैं, और श्रेणी 3 में वो लोग हैं जो 3 लाख से कम जनसंख्या वाले हैं। गलत नहीं करना इसे। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है ये, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है 2019 में जो है राष्ट्रीय क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत आया है, तब से दिया जा रहा है। 3 श्रेणियों में दिया जाता है, 10 लाख प्लस, 3 से 10 और 3 से कम पॉपुलेशन। चलिए अब फैक्ट देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए 7 सितंबर नहीं भूलना है आपको, ये तो आप याद कर लो। अभी एक डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतरराष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर।
इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर ऑफ ब्लू स्काई, 7 सितंबर, याद करें इसको। परिणाम घोषित किए गए इसी दिन। अब देखिए जो श्रेणी 1 थी, श्रेणी 1 में +10 लाख, देखते चलते बताया आपको, एक बार इनको कहीं नोट करना है और बार बार याद करना है, एग्जाम से एक हफ्ते पहले तो इनको ही रटना है आपको। पहले नंबर में सूरत, अब मैं इतनी उम्मीद कर रहा हूँ आपको कि ये पता होगा आपको सूरत कहाँ है, तो इस सेक्शन पे आप जाइए ही मत, ये पढ़ लीजिए, बस रट लीजिए इनको। सूरत, जबलपुर और आगरा। जबलपुर मध्य प्रदेश में है, सूरत गुजरात में है, आगरा उत्तर प्रदेश में। सूरत, जबलपुर, आगरा, SJA श्रेणी 1 में, सूरत SJA, सूरत, जबलपुर, आगरा। नेक्स्ट देखते हैं श्रेणी 2 में, वेट अ सेकेंड, देखिए श्रेणी 1 में हमने देखा था सूरत, जबलपुर और आगरा। श्रेणी 2 जो 3 लाख से 10 लाख के मध्य है, उसमें है फिरोजाबाद पहले नंबर पे, माफ कीजिएगा, फिरोजाबाद है पहले नंबर पे, फिर है अमरावती, फिर है झांसी, हटा दीजिए भी, फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी, FAZ। और श्रेणी 3 लाख से कम में है रायबरेली यूपी में, नलगोंडा तेलंगाना में, ये नलगोंडा याद रखिएगा, तेलंगाना में, नलगोंडा, आंध्र प्रदेश मत लगा दीजिएगा, नलगोंडा तेलंगाना, नालागढ़ हिमाचल प्रदेश, नालागढ़ हिमाचल प्रदेश, ये 3 लाख से कम, रायबरेली, नलगोंडा और नाला, RNA और NAL, इस तरीके से कोई भी ट्रिक आप नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में। देखिए उत्तर प्रदेश में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश की स्थिति आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये जानना है श्रेणी 1 में आपके लिए कौन कौन से शहर मौजूद हैं। अभी देखिए टॉप नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पर है आगरा, चौथे पे है लखनऊ, पांचवे पे है कानपुर, 13वें नंबर पर है वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ। अगर जो आप ऐसा कहें कि यार ये तो बहुत सारे हो जाएंगे याद करने के लिए, याद नहीं होंगे, और ऑब्वियसली याद नहीं होंगे, दिक्कत होगी बहुत याद करने में, तो बस आप एट द एंड इतना तो कर ही लेना कि इस सूची में 75 जनपद हैं अभी टोटल। आपको बस ये पढ़ लेना है कौन से शहर इसमें शामिल थे, ये तो पता होना चाहिए आपको। ये तो आपके ध्यान में आ जाए ऑप्शंस देखते हुए कि आपने कौन कौन से शहर उसमें देखे थे, अगर जो बनता है इससे सवाल। ये बहुत ही लक वाला सवाल आपके लिए हो जाएगा कि आप यही पढ़ के गए और यही आएगा। आप बस देख लें एक बार, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज, मेरठ, फिरोजाबाद, झांसी, गोरखपुर, नोएडा, मुरादाबाद, बरेली, रायबरेली, अनपरा, खुर्जा, गजरौला, ये ध्यान रखिएगा ये शहर के नाम। बाकी 1 2 3 नेशनल लेवल पे तो आपको वो उसमें तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद करना ही है। आ जाइए, स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मान्यता मिल गई है। देखिए 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन को भारत में सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने की दिशा में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन स्वच्छता कार्यक्रम में से एक है। यह मिशन देश भर में घरेलू शौचालय उपलब्ध कराने से संबंधित है, खुले में शौच से मुक्त से संबंधित है, और अधिकतर कार्यक्रम अब देश में संपूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित कर रहा है। 2 सितंबर को देखिए 2 सितंबर 2024 को विश्व के अग्रणी बहुविषयक विज्ञान जर्नल माफ कीजिएगा नेचर में एक लेख आर्टिकल प्रकाशित हुआ नेचर में। इस लेख का शीर्षक था स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर। देखिए कितनी बड़ी बात है भारत के लिए। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन अंडर द स्वच्छ भारत मिशन एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी इन इंडिया। इस लेख के तहत नेचर द्वारा संचालित एक अध्ययन के परिणाम प्रकाशित हुए। उल्लेखनीय है कि नेचर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन और भारत में नवजात शिशु दर एवं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर
के मध्य संबंध की जांच करने के उद्देश्य से एक प्रायोगिक अध्ययन संचालित किया गया। देखिए क्या क्या छपा है, क्या किस किस के बारे में चर्चा की गई थी। एक तो भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर, और दूसरा भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, जिसको U5MR लिखते हैं, ध्यान रखिएगा इसे, इसका चर्चा की गई है। आगे देखते हैं। इस अध्ययन के तहत शिशु बाल स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ भारत मिशन के लाभों की भी पड़ताल की गई। इस अध्ययन में एक दशक, देखिए 2011 से 2020 की अवधि में 35 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 640 जिलों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। बस अब ये ध्यान रखिएगा, एक दशक के आंकड़े इसमें जो है निकाले गए। उपयुक्त क्षेत्रों में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर IMR और U5MR पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ठीक है। इस अध्ययन के अनुसार ऐतिहासिक रूप से भारत में शौचालय तक पहुंच और बाल मृत्यु में विपरीत संबंध पाया गया। देखिए ऐतिहासिक रूप से तो क्या था कि भारत में शौचालयों और बाल मृत्यु दर में विपरीत संबंध पाया गया है। इस अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि जिला स्तर पर शौचालय तक पहुंच में प्रत्येक 10% बिंदुओं की वृद्धि होने पर IMR में औसतन 0.9% बिंदु और U5MR में 1.1% बिंदु तक की कमी दर्ज की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मेंस में काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे पॉइंट्स। अगर जो आप इसे लिखेंगे तो आपका आंसर में एक जान आ जाएगी बेसिकली। लेकिन प्रीलिम्स आजकल काफी जो है स्टेटमेंट्स आ रहे हैं क्वेश्चन में भी, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। यह बताया गया कि शौचालय में पहुंच में यदि 10% के जो पॉइंट्स हैं, अगर जो उसमें वृद्धि हो रही है लोगों के शौचालय तक पहुंच में, तो उससे IMR में एवरेज 0.9% बिंदुओं की कमी और U5MR में 1.1% बिंदुओं की कमी हो रही है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जिला स्तर पर शौचालय तक पहुंच पा रहे हैं, अगर जो जितने ज्यादा व्यक्ति शौचालय तक पहुंचेंगे और उनमें अगर जो प्रत्येक में 10% बिंदुओं की वृद्धि होगी, तो IMR में 0.9% की कमी और U5MR में 1.1% की कमी होगी। इफेक्ट मैं 2-3 बार दोहरा रहा हूं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। SBM स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 30% से अधिक शौचालय कवरेज वाले जिलों में प्रति 1000 जीवित जन में IMR 5.3 और U5MR 6.8% की कमी दर्ज की गई। यानी कि 30% से अधिक शौचालय कवरेज वाले जनपद जो हैं, वो जनपद जहां 30% से अधिक शौचालय हैं, वहां का IMR 5.3% कम है और U5MR 6.8% कम है। SBM के तहत बड़े पैमाने पर शौचालयों के प्रावधान ने प्रतिवर्ष लगभग 60,000 से 70,000 नवजात शिशुओं के जीवन की रक्षा करने में योगदान भी दिया है। नेचर द्वारा संचालित अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि परिवर्तनकारी स्वच्छता कार्यक्रमों कार्यान्वयन से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में आबादी को स्वच्छता प्राप्त हुआ है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024। ये तो सारा फैक्ट है। देखिए ये जो 2 पॉइंट है, एक मिनट में हाईलाइट कर देता हूं। ये जो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला, ये तो आपको याद करते हैं बेसिकली। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 हर साल होता है। ये स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन प्रतिवर्ष स्वच्छ भारत दिवस से पहले किया जाता है। आयोजन आवासन और, देखिए आयोजन वैसे पूछ लेगा आपसे कि मंत्रालय कौन है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और पेयजल स्वच्छता विभाग और जल शक्ति मंत्रालय आपस में जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसका विषय था, स्वच्छता ही सेवा 2024 का विषय था स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। 4 S थे, S स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। नेक्स्ट 23वां विधि आयोग आप जानते हैं गैर सांविधिक निकाय है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना द्वारा इसका गठन किया जाता है। यानी कानून के तहत बनाई गई नहीं है, बल्कि कार्यकारी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है कह सकते हैं। माफ कीजिएगा, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए इसे जो है लाया गया है। देखते हैं
2 सितंबर 2024 को केंद्रीय विधि न्याय मंत्रालय द्वारा 23वें विधि आयोग बनाया, वर्षों के लिए बनाया गया। आपको पता है 3 वर्षों के लिए बनाए जाते हैं। कार्यकाल देख लीजिएगा, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक है। आपको ये ध्यान रखना है विधि आयोग के बारे में, एक बार पढ़ भी लीजिएगा, पॉलिटी का बहुत अच्छा हिस्सा है, हमने शायद कल देखा भी है। एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, सदस्य सचिव तो होते ही हैं इसमें। मुख्यालय इनका नई दिल्ली में है। भारत के 22वें विधि आयोग का जो कार्यकाल है वो 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया था। और जो न्यायमूर्ति अभी हैं, न्यायमूर्ति जो उसके थे वो थे ऋतुराज अवस्थी, 22वें विधि आयोग, 22वें विधि आयोग याद रखना, 22वें विधि आयोग, ऋतुराज अवस्थी जी। नेक्स्ट देखते हैं, डिजिटल कृषि मिशन। भारत की डिजिटल क्रांति द्वारा कृषि क्षेत्र को रूपांतरित करने के उद्देश्य से कृषि केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि के लिए डिजिटीकरण, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, देखिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की घोषणा की गई। केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री जी द्वारा घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में अगले 3 साल में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू करेंगी। डीपीआई का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा, खरीफ का, और 6 करोड़ किसानों को जो इससे लाभ मिलेगा। 2 सितंबर 2000 डिजिटल कृषि मिशन DAM, सॉरी डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन DAM, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ध्यान रखिएगा, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2 सितंबर 2024। कुल परिव्यय केंद्र का हिस्सा फलस्वरूप पर आधारित होगा, ये हम ऊपर देख चुके हैं, कुछ नहीं है, बस 2 सितंबर याद रखिएगा। देखिए डिजिटल कृषि मिशन मूलभूत स्तंभ एक व्यापक योजना है। 2 मूलभूत स्तंभ है देखिए मिशन के, एक है एग्री स्टैक, ये इंपॉर्टेंट है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। एग्री स्टैक और कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, कृषि डिसीजन सपोर्ट स्कीम, कृषि डिसीजन सपोर्ट स्कीम KDSS और AS, एग्री स्टैक और कृषि डिसीजन सपोर्ट स्कीम। इसके अलावा मृदा प्रोफाइलिंग मैपिंग, ये तो पहले भी होती है। तीनों डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनाएं, माफ कीजिएगा, किसान क्रेडिट डिजिटल सेवाओं को तो सक्षम बनाएंगे, साथ ही कृषि के लिए भी उपयुक्त है। एग्री स्टैक मतलब है किसान की पहचान, आप याद रखिएगा। ये जो एग्री स्टैक हमने देखा, 2 स्तंभ है बेसिकली डिजिटल मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के। एक है एग्री स्टैक जो कि है किसान की पहचान, और दूसरा है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, फिर मृदा प्रोफाइलिंग भी इसका हिस्सा है। कंपोनेंट क्या है एग्री स्टैक इंडिविजुअली, जो कि किसान की पहचान है एग्री स्टैक, उसके 3 कंपोनेंट अलग से हैं। एक है किसान रजिस्ट्री, फिर है भू संदर्भित गांवों के नक्शे यानी जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप्स, और बोई गए फसलों की रजिस्ट्री, क्रॉप सोन रजिस्ट्री। आपको विलेज में मैप्स, जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप्स दिखाना पड़ेगा, फार्मर का रजिस्ट्री होनी चाहिए, और क्रॉप सोन की रजिस्ट्री होनी चाहिए जो आपने फसल बोई। एग्री स्टैक के तहत किसान आईडी कार्ड भी दिए जाएंगे बेसिकली। आधार कार्ड की तरह ही अब किसानों को एक किसान आईडी भी दी जाएगी, जो उनके लिए एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान होगी। इस किसान आईडी का सृजन और रखरखाव राज्य सरकार करेगी, ध्यान रखिएगा। किसान आईडी जो एग्री स्टैक में किसान आईडी हम देख रहे हैं, वो जो राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश सरकार बनाएंगी, और इसमें उनका सभी डेटा अवेलेबल होगा। देखिए परीक्षण जो है कि यह किस प्रकार से काम करेगा, 6 राज्यों में किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 राज्यों में किसान आईडी या एग्री स्टैक का जो है इन्होंने एक बार डेमो करके देखा है। देखिए उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद में, गुजरात के गांधीनगर में, महाराष्ट्र के बीड में, हरियाणा के यमुनानगर में, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में, तमिलनाडु के विरुधुनगर में। मैं फिर दोहराता हूं, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, गुजरात के गांधीनगर में, महाराष्ट्र के बीड में,
हरियाणा के यमुनानगर में, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में और तमिलनाडु के विरुधुनगर में। विरुधुनगर याद रखिएगा, विरुधुनगर तमिलनाडु। यहां जो है किसान आईडी जो है एक बार प्रैक्टिकली करके देखा जा चुका है। 3 वर्षों के दौरान 11 करोड़ किसानों को डिजिटल पहचान के रूप में लक्ष्य लाभान्वित करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एग्रीस्टैक से बात शुरुआत हुई थी की थी हमने, और किसान कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में 6 करोड़ और 2025-26 में 3 करोड़ और 26-27 में 2 करोड़ किसानों की किसान आईडी निर्माण किया जाएगा। 2 वर्षों के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी डिजिटल फसल सर्वेक्षण को लॉन्च किया जाएगा। 24-25 में 400 जिलों और 25-26 में सभी जिलों को आच्छादित किया जाएगा। अभी मात्र 400 जिलों में इंप्लीमेंट किया जाएगा कृषि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। ये हमने देख लिया है। मृदा प्रोफाइलिंग की परिकल्पना है 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि के 1/1000 के पैमाने में। छोड़िए इसको। इसके मिशन में डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण किया जाए। वैज्ञानिक रूप से एक सर्वेक्षण किया जाएगा, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण, ध्यान रखिएगा। कृषि उत्पादन का सटीक अनुमान लगाने में भी यह बहुत उपयोगी साबित होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। काफी समय से न्यूज में रहा है सेमीकंडक्टर, कोविड के बाद से ज्यादा। भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार ने 2021 में, जानते हैं आप, सेमीकॉन इंडिया मिशन या सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम 2021, सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम 2021 को मंजूरी दी थी। यह देश में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास को बढ़ाएगा। कुल परिव्यय लगभग 76,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया और एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा भारत को। देखिए, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई है बेसिकली हाल ही में, और यह मिशन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत एक विशेष और स्वतंत्र व्यापार प्रभाव अलग से काम करेगा और सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के लिए बेसिकली नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। कौन सा मिशन? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ये जो सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम लाया गया था 2021 में, इसी के अंदर बेसिकली इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लाया है सरकार ने। 2 सितंबर 2024 को साणंद गुजरात में एक सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना करके यह मिशन शुरुआत किया गया। 2 सितंबर 2024 को साणंद गुजरात में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाई गई। अर्धचालक इकाई कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यह स्थापित की है। देख लीजिएगा, कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड इंपॉर्टेंट है। कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड, साणंद गुजरात। यह प्रस्तावित इकाई 3300 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी। ठीक है, इस इकाई की उत्पादन क्षमता 30 लाख चिप्स प्रतिदिन होगी। चिप्स मतलब आप वो चिप्स मत समझना, चिप्स आप समझ रहे होंगे, सेमीकंडक्टर की बात की जा रही है। सिलिकॉन चिप कंप्यूटर में लगती है, आईसी चिप्स लैपटॉप्स में, हमारे कंप्यूटर में यूज होती है। तो 60 लाख चिप प्रतिदिन बनाएगी यह इकाई साणंद गुजरात में। मालिक है इसके, यह कंपनी है कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड। इस इकाई में उत्पादित चिप्स का औद्योगिक, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक, कहाँ नहीं होता है चिप्स का इस्तेमाल। इसके पूर्व जून 2023 में केंद्र सरकार ने साणंद गुजरात में ही एक अर्धचालक माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी। पहले उन्होंने जो है इनिशिएट कर दिया था इस काम को जून 2023 में। माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक भी यही है, एक यूनिट लगाई गई है। फिर 29 फरवरी 2024 को देश में 3 और अर्धचालक इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी गई। देखिए इंपॉर्टेंट है, धोलेरा गुजरात में सेमीकंडक्टर
धोलेरा गुजरात में टीईपीएल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, संक्षेप में सेमीकंडक्टर फैब, फैब मतलब फैब्रिकेशन, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन लगाया गया है धोलेरा में, स्थापना की गई। यह सेमीकंडक्टर फैब पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ताइवान की साझेदारी से स्थापित किया गया। इस इकाई की क्षमता है 50,000 WSPM। वेफेयर्स स्टार्ट्स पर मंथ होगी। वेफेयर्स स्टार्स पर मंथ इसकी क्षमता है 50,000। यह भारत की पहली एआई समर्थित सेमीकंडक्टर फैब है। दूसरी बनाई, पहले तो धौलावीरा में हो गई, दूसरी है असम में। टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड मोरीगांव असम में, याद रखिएगा मोरीगांव असम में यूनिट लगाई गई है, 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से लगाई गई है और 48 मिलियन चिप्स प्रतिदिन बनाएगा। और तीसरी थी साणंद गुजरात में। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड द्वारा साणंद गुजरात में OSAT आउटसोर्स सेमीकंडक्टर फॉर असेंबली एंड टेस्ट यह सुविधा स्थापित की गई थी। यह अर्धचालक इकाई रेनोसॉस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन जापान और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थाईलैंड पब्लिक कंपनी लिमिटेड के साझेदारी से स्थापित की गई है। हटा दीजिए। उत्पादन के लिए 7600 करोड़ रुपए के निवेश दिया गया है। इस इकाई के उत्पादन की क्षमता 15 मिलियन चिप्स प्रतिदिन होगी। 29 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत तीनों अर्धचालक संयंत्र इकाइयों का शिलान्यास 13 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भारत में सेमी अंदर 5 अर्धचालक इकाइयों की स्थापना को मंजूरी अभी तक दी जा चुकी है। देखिए 29 फरवरी को तो 3 इकाइयों को मंजूरी दे दी गई थी, यह हमने देख लिया। एक धोलेरा में गुजरात में, एक असम में इकाई असम में और तीसरी साणंद गुजरात में। अब जो धोलेरा है, धोलेरा गुजरात में सेमीकंडक्टर जो फैब्रिकेशन लैब बनाई गई है, ये बेसिकली इसकी क्षमता याद रखिएगा 50,000 पर मंथ। दूसरी मोरीगांव के असम में है और इसकी फिर अगेन क्षमता याद रखिएगा असम की 48 मिलियन चिप्स प्रतिदिन। जो गुजरात में है इसका नाम फॉर असेंबली एंड टेस्ट और इसकी जो है क्षमता 15 मिलियन चिप्स प्रतिदिन। बस इसके अलावा भी आप याद रख सकते तो रख लीजिएगा। इसके अलावा जो घोषणा की गई थी तीनों की हमने देख लिया। इसका शिलान्यास की डेट पूछ लेंगे आपसे 13 और वर्तमान में टोटल जो अभी सेमीकंडक्टर यूनिट मौजूद है, ये ध्यान रखिएगा। 3 तो यही हो गई है। एक हमने ये देख लिया, और एक हमने साणंद गुजरात में ही माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक यूनिट भी देख लिया। ये 5 है, याद रखिएगा। ये डेट तो भूल जाएगा, कोई इशू नहीं, बट ये चीजें एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछेंगे। आ जाइए। अब देखिए इसमें भारत अमेरिकी साझेदारी भी है। 9 सितंबर 2024 को अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ साझेदारी की घोषणा करी थी। क्वेश्चन ये बनेगा, अमेरिका ने कब घोषणा करी भारत के सेमीकंडक्टर मिशन में शामिल होने की? तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये 9 सितंबर 2024 को। इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनोवेशन कोर्स के तहत वैश्विक अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और विविधता लाने के अवसरों का पता लगाना है। इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन कोर्स 9 सितंबर 2024, ऐसे याद रखें। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह। सुप्रीम कोर्ट 124 में है,
भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, इसमें लिखा हुआ है 26 जनवरी 1950 को जो है अस्तित्व में आया और 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरिलाल जे कान्या जी थे। 28 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना स्थापना दिवस मनाया और अपनी स्थापना की हीरक जयंती यानी डायमंड जुबली ईयर की शुरुआत की। उल्लेखनीय है कि 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की 25वीं वर्षगांठ है। देखिए 26 में कंफ्यूज मत होइएगा, सुप्रीम कोर्ट आप 28 जनवरी याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन जो है 28 जनवरी 1950 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले साल उनकी सुप्रीम कोर्ट की 28 जनवरी 2025 को सिल्वर माफ कीजिएगा डायमंड जुबली है, हीरक जयंती है बेसिकली 28 जनवरी 2025। देखिए राष्ट्रपति जी ने 1 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्हों का अनावरण किया। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज नीले रंग का है। पहले तो ये सवाल बन जाएगा आपको, सुप्रीम कोर्ट का जो अभी इनॉग्रेट किया गया ध्वज 1 सितंबर को, वह ध्वज नीले रंग का है। इस ध्वज में संविधान के खुले हुए पन्नों से इस ध्वज में संविधान के खुले हुए पन्नों से सर्वोच्च न्यायालय के गोलाकार भवन को उभरते हुए प्रदर्शित किया गया है। इस ध्वज में न्यायालय भवन को सुनहरे रंग से चित्रित किया गया है। इस ध्वज में न्यायालय के गोलाकार भवन के ऊपर अशोक चक्र का स्थान दिया गया है। इस संपूर्ण डिजाइन को एक वृत्त में रखा गया है जिसमें नीचे भाग पर संस्कृत श्लोक है। देखिए ढंग से दिखेगा, यतो धर्मस्ततो जय, जहां धर्म है वहां जीत है। इस ध्वज के मध्य भाग में प्रदर्शित डिजाइन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रतीक चिन्ह न्यू इंसाइनिया के रूप में कार्य करेगी। सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष, देखिए सिक्का एवं स्मारक भी और डाक टिकट भी जारी किया गया है। 31 अगस्त और 1 सितंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। 31 अगस्त और 1 सितंबर इंपॉर्टेंट है ये कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, ये भारत मंडपम नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने आयोजित किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जो है जारी किया। एक सिक्का और एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। नेक्स्ट देखते हैं, वाड़वन पतन का शिलान्यास हो चुका है। भारत के कुल जो मेजर पोर्ट है महापतन है वो 12 है जो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और महापतन प्राधिकरण अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत है। महापतन प्राधिकरण अधिनियम 2021 मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट 2021 के तहत है। हालांकि भारत में वर्तमान में स्थित पतन सुदृढ़ ग्राहक आधार, बुनियादी ढांचा और अवसंरचना आदि सुविधा से लेस हैं, लेकिन विस्तार संबंधी बाधाओं के कारण उनका परिचालन बहुत सीमित है। इस संबंध में 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री जी ने वाड़वन पोर्ट का शिलान्यास किया। यह महाराष्ट्र के पालघर जनपद के डहाणू सिटी में है। डहाणू सिटी, पालघर जनपद, महाराष्ट्र, डहाणू सिटी में है वाड़वन पोर्ट। ज्ञातव्य है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में 19 जून 2024 को इस पतन की स्थापना को स्वीकृति दी गई थी और इस पर लगभग 76,220 करोड़ रुपए खर्चा आया। वाड़वन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड इसने इसका निर्माण किया है और ये बेसिकली विशेष प्रयोजन वाहन, आपको पता है एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पर इसका गठन किया गया है, जिसमें हिस्सेदारी 74% और 26% है। नाम इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा। वाड़वन पतन को हर मौसम के लिए, देखिए ग्रीन फील्ड डीप ड्राफ्ट महापतन, ग्रीन फील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट के रूप में डेवलप किया है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाड़वन पतन जो महाराष्ट्र के पालघर जनपद में है, वो बेसिकली ग्रीन फील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट के रूप में डेवलप किया गया। 13 हो गए बेसिकली। यह भारत के सबसे बड़े गहरे जल वाले पतनों में से एक होगा। निर्माण पूरा होने के पश्चात यह पतन विश्व के शीर्ष 10 पतनों में से होगा। इंपॉर्टेंट है।
यह पतन पारगमन समय, ट्रांजिट टाइम, और ट्रांजिट टाइम वो टाइम होता है कि जब जहाज आता है, फिर डॉक करता है पोर्ट पे, फिर अनलोडिंग करता है, फिर कुछ और उसको लोड करना होता है, और फिर वहां से जाना होता है। ये पूरा जो समय होता है इसको ट्रांजिट टाइम होता है। तो जितना कम से कम होगा उतना ज्यादा जो है बेनिफिट कंपनी को, या आप कह सकते हैं शिप के थ्रू हो सकता है। यह पतन पारगम्य टाइम, ट्रांजिट टाइम और लागत को कम करते हुए अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह पतन बड़े कंटेनरों, पोतों, अति विशाल माल वहक पोतों को आसानी से ठहरने की क्षमता दे सकेगा। ऑब्वियसली बड़ा पोर्ट होगा तो बड़े से बड़ा जो जहाज होगा वो यहाँ पर डॉक कर सकता है। ठीक है, देखिए वाणवन पतन 2023 में 15 मिलियन टीयूज के कंटेनर जोड़ेगा। ये हटा दीजिए। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, यानी मैंने बोला था वो 13वां आने वाला है, 13th आने वाला है वाणवन। मेजर पोर्ट भारत में 12 है। आपको मेरा सजेशन तो यही है कि मैप के थ्रू आप इनको याद रखिएगा कौन कहां पर है। देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता, यहाँ पर हल्दिया में, ठीक है। पारादीप उड़ीसा, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, कामराजरपतन तमिलनाडु में, कामराजरपतन तमिलनाडु में, चेन्नई पोर्ट भारत में, वीओ चिदम्बरम पतन तुतुकोरिन तमिलनाडु में, वीओ चिदम्बरनार पतन तुतुकोडी तमिलनाडु में, दीनदयाल पतन कच्छ गुजरात में, मुंबई पतन महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू पतन महाराष्ट्र, मुरगांव पतन गोवा, नवमंगलूर कर्नाटका, कोचीन पतन केरल। आपको जब इनको मैप पे बना लेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और 13वां अपना ये वाड़वन पोर्ट महाराष्ट्र। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स देखिए यूनिक है, अच्छा है, नया है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 4 जून को कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस सीपीपीआई कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया। चौथा संस्करण था। और सबसे इंपॉर्टेंट है, विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट ने इसको तैयार किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये वर्ल्ड बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट ने तैयार किया। इस सूचकांक के तहत कंटेनर पोर्ट द्वारा किसी पतन में व्यतीत किए गए समय का मापन किया जाता है। इस सूचकांक के अनुसार 2023 में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई पतों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। शीर्ष 20 स्थानों में से 13 स्थानों पर तेरह स्थान बेसिकली इसी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र या एशिया पतन के हैं। माफ कीजिएगा, टॉप 20 जो पोर्ट्स हैं उनमें 13 तो ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के पोर्ट्स ही हैं। इस सूचकांक में लगातार दूसरे साल चीन का यांगशान पतन जो है पहले नंबर पर रहा है। बहुत बड़ा पोर्ट है यांगशान पोर्ट, आप गूगल अर्थ से भी देख सकते हैं। इस सूचकांक के इतिहास में पहली बार विश्व के शीर्ष 100 पतनों की सूची में भारत के 9 पतन शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप 100 की पहली बार लिस्ट निकाली गई और पहली बार भारत के 9 पतन शामिल किए गए। विश्व के शीर्ष 20 पतनों की सूची में विशाखापत्तनम का 19वां स्थान था। 2023 की बात करें, 2023 की अगर जो परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो टॉप 100 में 9 पतन भारत के थे और टॉप 20 में 19वां स्थान विशाखापत्तनम का था। उल्लेखनीय है कि 2022 में यह सूचकांक में यह पतन 115वें स्थान पे था, लेकिन क्योंकि जो 19वें स्थान पर था विशाखापत्तनम वो 2022 में 115वें स्थान पर था। इतनी बड़ी छलांग। अब देखिए टॉप 100 में देखिए 9 जो है टोटल, एक तो 19वें पे विशाखापत्तनम है, मुंद्रा पतन गुजरात का 27वें पे है, फिर पीपावाव पतन गुजरात का, पीपावाव पतन ये मैच द फॉलोइंग में आएंगे, ये पतन आपके पास रैंक नहीं आएगी, ये आएगी विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, मुंद्रा पतन गुजरात, पीपावाव पतन गुजरात, कामराजर पतन तमिलनाडु, कोचीन पतन केरल, हजीरा पतन गुजरात, कृष्णापट्टनम पतन आंध्र प्रदेश, चेन्नई पतन तमिलनाडु, जवाहरलाल नेहरू पतन महाराष्ट्र। इसमें से आप पीपा पतन, मुंद्रा पतन, हजीरा पतन, कृष्णापट्टनम मैं इसलिए लिख रहा हूं, तमिलनाडु केरल में बहुत कंफ्यूजन होगा, तेलंगाना भी दे दिया ऑप्शन में, तो आंध्र प्रदेश सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं,
अब आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए एनआईसीडीपी 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी दे दी गई है जी। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, नाम से भी समझ में आ रहा होगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा देश में। भारत का सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा प्रोग्राम है। भविष्य के औद्योगिक शहरों को बेसिकली प्राप्त करना है। और दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने एनआईसीडीपी के अंगों के रूप में 4 चरणों में 11 औद्योगिक गलियारों के विकास की स्वीकृति प्रदान की थी। 11 गलियारों के अंतर्गत 4 चरणों में कुल 32 परियोजनाएं हैं। इन 32 परियोजनाओं में 4 ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर हैं। देखिए न्यूज क्या है, 28 अगस्त 2024 को सरकार ने एनआईसीडीपी के अंतर्गत 12 नए औद्योगिक नोड शहरों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये 12 औद्योगिक शहर 10 राज्यों में विस्तृत होंगे, जिनमें 6 गलियारे बनाए जाएंगे बेसिकली, और 12 में से भी केवल 11 शहरों की घोषणा की गई है। अब कौन कौन से हैं ये देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण एक शहर का नाम उल्लेखित नहीं किया गया। वैसे 12 है, अभी 11 है। देखिए सबसे पहले है उत्तराखंड का खुरपिया, फिर राजपुरा पटियाला पंजाब में, दिघी महाराष्ट्र में, पलक्कड़ केरल में, आगरा ध्यान रखिएगा यूपी में, प्रयागराज ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में, गया बिहार में, जहीराबाद तेलंगाना, ओरवाकल आंध्र प्रदेश, कोपर्थी आंध्र प्रदेश, जोधपुर पाली राजस्थान। अगेन देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि खुरपिया उत्तराखंड, राजपुरा पटियाला पंजाब, दिघी महाराष्ट्र, पलक्कड़ केरल, आगरा प्रयागराज यूपी में, गया बिहार, जहीराबाद तेलंगाना, ओरवाकल आंध्र प्रदेश, कोपर्थी आंध्र प्रदेश और जोधपुर पाली राजस्थान। और जो एनआईसीडीपी, ये जो 11 औद्योगिक राष्ट्रीय गलियारे हैं, इनके ऑब्वियसली चूंकि कनेक्ट करेंगे नाम, तो आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे तो शहर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन शहर इसमें कवर हो रहे हैं ये ध्यान रखिएगा, ये वाली लिस्ट। इसके अगर जो आप नोट्स बना रहे हैं, ऑब्वियसली आपको बनाने पड़ेंगे, बिना नोट्स के तो होगा नहीं, तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा 12 नए औद्योगिक शहरों की मंजूरी दी गई है, कौन कौन है।